वो शख्सियत जिन्हें इतिहास लौह पुरुष के नाम से जानता है, वो जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। तो चलिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस असाधारण कहानी को समझते हैं जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तब हमारा देश एक नहीं बल्कि सैकड़ों टुकड़ों में बिखर सकता था। 500 से भी ज्यादा रियासतें, हर किसी का अपना राजा, अपने नियम। तो सवाल ये है कि वो कौन था जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया और एक अखंड भारत बनाया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उनके सफर के पहले पड़ाव पर, कि कैसे एक कामयाब वकील देश का इतना बड़ा नेता बन गया। तो देखिए, उनका सफर 1875 में गुजरात से शुरू हुआ, फिर वो इंग्लैंड गए, बैरिस्टर बने, लेकिन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया 1928 में, जब उन्हें सरदार की उपाधि मिली। और देखते ही देखते 1947 में वो आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। वाकई क्या कमाल की जिंदगी थी। देखिए, वल्लभ भाई पटेल कोई मामूली वकील नहीं थे, बल्कि अपने दौर के सबसे सफल वकीलों में से एक थे। उनका करियर एकदम ऊंचाइयों पर था, लेकिन फिर उन्होंने महात्मा गांधी को सुना और बस उस एक पल में उन्होंने अपना सब कुछ, अपना आरामदायक जीवन, अपना शानदार करियर, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे हमेशा के लिए सरदार जोड़ दिया। ये कहानी है बारडोली की। हुआ ये कि बारडोली में अंग्रेजी हुकूमत ने किसानों पर लगान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। किसान परेशान थे। तब मैदान में उतरे पटेल। उन्होंने सभी किसानों को एक साथ जोड़ा और एक ऐसा जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया कि सरकार की जड़ें हिल गईं। उनकी हिम्मत और सूझबूझ के आगे आखिरकार अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा। तो ये जो सरदार शब्द है ना, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। इसका मतलब होता है लीडर, मुखिया। और ये कोई राजनीतिक पद नहीं था, नहीं, ये तो बारडोली के लोगों ने, किसानों ने उन्हें प्यार और सम्मान से दिया था। एक ऐसी उपाधि जो उन्होंने अपने काम से, अपने एक्शन से कमाई थी। बारडोली की जीत तो सिर्फ एक ट्रेलर थी, समझिए। असल और सबसे बड़ी चुनौती तो अभी बाकी थी। एक ऐसी चुनौती जिसने आज के भारत को वो शक्ल दी है जिसे हम जानते हैं, बिखरे हुए भारत को एक राष्ट्र बनाना। ये नंबर देखिए, 565 से भी ज्यादा। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये उन रियासतों की संख्या है जिन्हें आजादी के बाद भारत में शामिल करना था। सोचिए, हर रियासत का अपना अलग राजा, अपने अलग कानून। ये काम उस वक्त लगभग नामुमकिन लगता था। आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी आई सरदार पटेल के कंधों पर। उनका बस एक ही मिशन था, भारत को छोटे छोटे देशों में टूटने से रोकना। दांव पर सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य लगा हुआ था। और इसी मिशन ने उन्हें एक नया नाम दिया, लौह पुरुष, यानी द आयरन मैन। एक ऐसा इंसान जिसका इरादा लोहे की तरह मजबूत था, जो किसी के आगे झुके नहीं। ज्यादातर रियासतें तो बातचीत से मान गईं, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे कुछ राज्य थे जो आनाकानी कर रहे थे। तब पटेल ने जो फौलादी इरादा दिखाया, उसी वजह से उन्हें ये उपाधि मिली। तो आखिर सरदार पटेल हमारे लिए क्या विरासत छोड़कर गए हैं? चलिए उनके इस स्थायी प्रभाव को थोड़ा और समझते हैं। देश को एक करने के अलावा पटेल भारत की सांस्कृतिक पहचान को भी दोबारा जिंदा करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू करवाया। उनके लिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि भारत के खोए हुए गौरव को वापस पाने का एक प्रतीक था। तो अगर हम उनकी विरासत को समेटे तो क्या कहेंगे? वो थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। उन्होंने सैकड़ों रियासतों को मिलाकर आज के भारत का निर्माण किया, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, और शायद इसीलिए आज हम उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी देन को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सरदार पटेल ने जिस एकता की नींव रखी थी, उस विरासत का आज के भारत के लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनके काम के असली महत्व को समझने में मदद करता है।